हेलो प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स। तो कल हमने फिजिक्स का किया था एसी थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ दिया था एसी से, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से। तो हमें पता था कि वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू दी आई इंटू एक्सएल, VC voltage across capacitor is equal to the I into XC and VR is equal to the I into R. This is the voltage drop across resistance, capacitor and inductor. ये हमें पता था। Consider inductor L, capacitor C and resistance R are connected in series to alternating EMF. तो आपने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर देना। जैसे यहाँ पर डायग्राम है ना, तो इसके आगे एक इंडक्टर लगा देना यहाँ पे, तो इंडक्टर लगा के नीचे जोड़ देना। तो ये LCR सर्किट हो जाएगा हमारा। XL इज़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, एंड XC इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। तो अब हम इसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस voltage drop and current are in phase with each other, but in case of inductor voltage drop and current are 90 डिग्री with each other, and जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आगे होता है 90 डिग्री करंट से, एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप पीछे होता है करंट से बाय 90 डिग्री फेस एंगल। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पर एक कंसिडरेशन की हमने कि VL बड़ा है VC से, तो VL माइनस VC जो इनका रिजल्टेंट निकलेगा, और VR इधर है। इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकाला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो E हमारा आ गया रिजल्टेंट। तो E किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का अंडररूट। परपेंडिकुलर इसका है VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर VR का स्क्वायर का अंडररूट। तो उनकी वैल्यूज़ पुट करके उसको सोल्व किया, I जो कॉमन आ गया। तो E अपॉन I, voltage upon current is equal to the Z, that is the impedance. Impedance is the resistance offered by the series combination of LCR circuit to the flow of alternating current. तो ये एक तरह की रेजिस्टेंस ही है जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन को मिलती है बाय द LCR सर्किट। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो ये हमारी आ गई इसके इक्वल आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का स्क्वायर। दिस इज़ द इम्पीडेंस। तो यहाँ पर हम इसकी एंगल भी निकालेंगे कि ये ई कितने एंगल पे है। तो फाई एंगल निकालने के लिए tan फाई कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हमने बेस किया, तो ये हमारा आ गया tan फाई। तो tan फाई की वैल्यू ये आ गई। कितने एंगल पे है, कितने फेस एंगल पे है, ये जो EMF है वो करंट से कितने फेस एंगल पे है, वो यहाँ से निकलेगी tan फाई से। तो आगे जाके एक टर्म आएगी cos फाई पावर फैक्टर, तो वो भी हम इससे ही निकालेंगे। cos फाई को भी VR अपॉन ई करके पावर फैक्टर को भी निकालेंगे। तो इसमें दो केस हैं। अगर EMF लीड कर रही है करंट से, तो ये हमारी एल ओमेगा जो है वो बड़ी होगी 1/c ओमेगा से। अगर एल ओमेगा छोटी है 1/c ओमेगा से, तो EMF पीछे रहेगी करंट से। तो आपने ये ध्यान रखना है। अगर XL बड़ी है XC से, तो EMF लीड करेगी। अगर XL छोटी है XC तो EMF लैग करेगी करंट से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रेजोनेंस। तो ये था हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन LCR सर्किट को अब हमने पढ़ लिया। अब इसके बारे में और चीज़ें वो पढ़ेंगे। तो XL XC के केस में हम जनरली XL को बड़ा मान के चलते हैं XC से। तो यहाँ पर एक केस हमने छोड़ दिया, वहाँ से शुरू होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट। अगर इन केस ऑफ रेजोनेंस XL इज इक्वल टू दी XC, अगर हमारा XL इज इक्वल टू दी XC होगा, तो क्या होगा? ये टर्म जीरो हो जाएगी। XL माइनस XC जीरो हो जाएगी। अगर XL XC के इक्वल है, तो VL VC के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और I एंड VR एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो उस केस में हमारी इम्पीडेंस जो है उसकी ये टर्म ख़त्म हो गई। इसका मतलब हमारी इम्पीडेंस क्या हो जाएगी? मिनिमम। इम्पीडेंस इन केस ऑफ रेजोनेंस इन दिस सीरीज LCR सर्किट, द इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम एंड करंट बिकम्स मैक्सिमम। अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो गई, ये टर्म ख़त्म होने से रेजिस्टेंस मिनिमम हो गई, तो हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, बिकॉज I इज इक्वल टू दी E अपॉन Z होता है। अगर Z मिनिमम हुआ तो I हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। सो इन केस ऑफ रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम बट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड XL इज इक्वल टू दी XC। तो अब इसकी कंडीशन बनाते हैं हम रेजोनेंस की।
एल ओमेगा नोट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एल इंटू ओमेगा। तो ओमेगा के साथ हमने पैर में नोट डाल दिया तो ओमेगा नोट बन गया, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस के केस की फ्रीक्वेंसी है 1/c ओमेगा नोट। तो एक फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों इक्वेट हो गए ना, एक्सएल और एक्ससी कब इक्वेट हो गए, एक फ्रीक्वेंसी पे। तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ओमेगा नोट स्क्वायर 1/LC। तो ओमेगा नेट इज इक्वल टू दी 1/LC का अंडर रूट, 1/LC का अंडर रूट। तो ये है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और एफ नोट किसके इक्वल आएगी, फ्रीक्वेंसी जो अकेली फ्रीक्वेंसी होती है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी अकेली फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, ओमेगा नोट अपॉन 2 पाई। ओमेगा नोट इज इक्वल टू दी 2 पाई अपॉन टी नोट टाइम पीरियड, एंड ओमेगा नोट इज इक्वल टू दी 2 पाई एफ नोट। तो एफ नोट इज इक्वल टू दी ओमेगा नोट पॉइंट 2 पाई। तो रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ये थी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ओमेगा नोट पॉइंट 2 पाई, दैट इज 1/2 पाई LC का अंडर रूट। तो इसके यूनिट होते हैं रेडियन पर सेकेंड में, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं हम इसको, एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है, और इसके यूनिट होते हैं हर्ट्स में, ठीक है जी। तो इस यहाँ पर हमने बताया है कि जेड एट ओमेगा नोट इज़ आर के इक्वल होता है, सो मिनिमम एंड इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस एंड करंट इज मैक्सिमम इन दिस केस। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रम एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक फ्रीक्वेंसी पे आती है, तो हमने करंट एंड ओमेगा में ग्राफ प्लॉट किया। आई नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है सर्किट में, तो उसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है, तो जैसे जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू उस पर मैक्सिमम होती है। एज रेजिस्टेंस, जब जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे, शार्पनेस ऑफ द कर्व इंक्रीज़ करेगी। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, वैसे वैसे करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम हो रही है, वैसे वैसे करंट जो है वो बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ओमेगा नोट पे इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो कर्व शार्प होती जा रही है जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं। तो ओमेगा नोट पे ओनली रेजिस्टेंस ही तो होती है जो आई को कम करती है, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगी आई बढ़ेगी। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट LCR सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर टू द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज को अगर हम वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर को अप्लाइड वोल्टेज से डिवाइड कर दें रेजोनेंस की कंडीशन में, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट LCR circuit is defined as the ratio of voltage drop cross inductor to the applied voltage। दोनों को डिवाइड करेंगे VL अपॉन VR। तो अप्लाइड वोल्टेज VR हमारी किसके इक्वल बन गई थी, E के इक्वल ही बन गई थी, बिकॉज VL तो VC से कैंसिल हो गया था, VL को VC ने कैंसिल कर दिया था। तो E हमारी अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल थी, VR के इक्वल, क्योंकि रेजिस्टेंस ही एक्ट कर रही थी तब रेजोनेंस के केस में। VL अपॉन VR, IXL अपॉन IR, I से I कैंसिल, XL की वैल्यू L ओमेगा नोट R, ओमेगा नोट की वैल्यू ऊपर की है हमने 1/LC का अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगी 1/R L/C का अंडर रूट, जब इसको हम सोल्व करेंगे। तो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। इट फ्लोज दैट क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए LCR सीरीज सर्किट विल बी लार्ज, दैट इज द सर्किट विल हैव मोर सेलेक्टिविटी और मोर शार्पनेस। सर्किट का अगर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है तो उसमें शार्पनेस ज़्यादा होगी। इफ़ R इज़ लो, रेजिस्टेंस लो हो, L इज़ लार्ज एंड C इज़ लो। तो दिस इज़ द केस ऑफ क्वालिटी फैक्टर कब ज़्यादा होगा, जब L हमारी ज़्यादा हो, R कम हो और C भी कम हो। तो ये शार्पनेस को बताता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे इसकी AC सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम होगी उसके बारे में। तो पावर कंजम्पशन एक्चुअली एसी सर्किट में जो है वो सिंपली होती वैसे ही है जैसे हम डीसी सर्किट में करते हैं, बट यहाँ पर एक टर्म आती है पहले इंस्टेंटेनियस पावर, सेकंड टर्म आती है एवरेज पावर। बिकॉज जो पावर कंजम्पशन है वो भी तो वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ। अगर वोल्टेज, ईएमएफ और करंट वेरी करेंगे तो पावर कंजम्पशन भी वेरी करेगी। एक होगी इंस्टेंटेनियस पावर, एक होगी
एवरेज पावर, एवरेज निकालेंगे पूरे टाइम पीरियड पे, एसी के साइकिल के पूरे टाइम पीरियड पे हम एवरेज निकालेंगे पावर की। और इंस्टेंटेनियस पावर तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट। तो ई इंटू आई कर लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है जी। तो पी आई इज इक्वल टू दी डी डब्ल्यू बाई डी टी। पी आई इंस्टेंटेनियस पावर वैसे होती क्या है, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल, एक छोटे से टाइम इंटरवल में कितना वर्क डन हो रहा है सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना वर्क डन, कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, स्मॉल वर्क डन पॉन स्मॉल टाइम इंटरवल, डी डब्ल्यू पॉन डी टी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दी पी आई डी टी। तो इस वर्क डन को हम पूरे साइकिल पे कैलकुलेट करेंगे, पूरे साइकिल पे कैलकुलेट करेंगे इस आर्टिकल में हम। तो उस वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करके एवरेज पावर निकालेंगे। ये तो स्मॉल टाइम इंटरवल का डी डब्ल्यू वर्क हो गया ना। तो एसी के एक पूरे साइकिल पे ई नोट साइन ओमेगा टी का एक साइकिल है ना पूरा, ई नोट साइन ओमेगा टी एक साइक्लिक चेंज हो रहा है ईएमएफ में। तो इसका एक टाइम पीरियड होगा, उस पूरे टाइम पीरियड में हम वर्क निकालेंगे, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, वहाँ से हमें मिलेगी एवरेज। तो एवरेज पावर हमको वहाँ से मिलेगी। तो वो अब हम इसको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।